हेलो माय फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और आपका प्रिपरेशन भी जोरों शोरों में चलता रहेगा। आशा करता हूँ ये जो पोस्टमार्टम सीरीज एंड सुपर 30 एमसीक्यू सीरीज मैंने शुरू किया है उससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है। अगर हाँ तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, कमेंट करें आप लोगों के रिव्यूज़, आप लोगों के एक्सपेक्टेशंस, आप लोगों के रिक्वायरमेंट्स। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू अपलोड ऑल दोज वीडियोज़ जहाँ पे आप लोगों को और इन डिटेल डिस्कशन की ज़रूरत फील हो रही है। तो इसके पहले के सेशन में अगर आपने देखा रहेगा, नहीं देखा रहेगा तो मेक श्योर आप लोग वो लेक्चर देखो जिसमें मैंने सर्विस कॉस्टिंग का, दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का आईसीएआई स्टडी मटेरियल इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है। एक एक छोटा छोटा पॉइंट उसमें से हम लोगों ने उस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। वो पूरा का पूरा वीडियो देखना सो दैट आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे थोड़ा ग्रिप आ जाए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आर सुपर 30 एमसीक्यू का सेशन नंबर 2 विच इज related to service costing chapter, which is also called as operating costing. So let's begin. First MCQ of this series of service costing says that service costing is applicable to, क्या होटल एंड लॉजेस में सर्विस कॉस्टिंग एप्लीकेबल होता है? आंसर इज यस। पावर जनरेशन स्टेशंस में सर्विस कॉस्टिंग यूज होता है? आंसर इज यस। ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में भी सर्विस कॉस्टिंग यूज होता है। मतलब बच्चों इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबाउ। सारे के सारे सेक्टर्स इसमें जो लिस्टेड है उन सब में सर्विस कॉस्टिंग यूज होता है। एमसीक्यू नंबर 2 says the method of costing used both in cinema and a hospital is dash costing. सिनेमा हॉल, हॉस्पिटल बोथ कवर्स अंडर सर्विस सेगमेंट और इसीलिए हमें इसे सर्विस कॉस्टिंग के ही बेसिस पे मेजर करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 3 सेज दैट सर्विस कॉस्टिंग इज नॉट यूज्ड इन द विच वन ऑफ द फॉलोइंग। इलेक्ट्रिसिटी में सर्विस कॉस्टिंग यूज होता है, ट्रांसपोर्ट में सर्विस कॉस्टिंग यूज होता है, हॉस्पिटल में सर्विस कॉस्टिंग यूज होता है, नॉट यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो भी आप लोग बनाते हो बच्चों दे आर टैंजिबल गैजेट्स एंड टैंजिबल चीजों का कॉस्टिंग इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट कॉस्टिंग, इट इज नॉट कम्स अंडर सर्विस कॉस्टिंग। सही है। पॉइंट नंबर 4, which of the following cost unit is not used by the organization engaged in providing services? इसमें से ऐसा कौन सा कॉस्ट यूनिट है? हम लोगों ने 10-15 इंडस्ट्री का डिस्कशन किया, 10-12 क्वेश्चंस इंडस्ट्री वाइज सॉल्व किए। अभी इतना होने के बाद आपको इजीली आइडेंटिफाई करना लगेगा, इजीली यू कैन आइडेंटिफाई दिस, कि इसमें से कौन सा कॉस्ट यूनिट हम लोगों ने कभी देखा नहीं है। पर मीटर विल नेवर यूज इन सर्विस सेक्टर। ये तो आप लोगों का क्लोथिंग वगैरह गारमेंट जो होता है ना, पर मीटर का कितना चार्ज लगेगा उसमें आएगा, और वो टैंजिबल है यार। टर्न किलोमीटर इज अ कंपोजिट यूनिट, पैसेंजर किलोमीटर इज अ कंपोजिट यूनिट, किलो वॉट आवर्स इज ऑल्सो कंपोजिट यूनिट, और ये हर यूनिट सर्विस कॉस्टिंग में यूज होता है। लेट्स रीड द नेक्स्ट पॉइंट। इन ट्रांसपोर्ट सर्विस कॉस्टिंग कॉस्ट आर क्लासिफाइड आज। अगर ट्रांसपोर्ट सर्विस की बात करते हो तो ट्रांसपोर्ट सर्विस में कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडिंग चार्जेस। फिर ट्रांसपोर्टेशन में गाड़ी चलाने के लिए लगने वाले फ्यूल, अदर चार्जेस जो लगते हैं, ऑयल एंड ऑल, दे आर कॉल्ड एज रनिंग चार्जेस। ड्राइवर का सैलरी वगैरह उसमें आया, और अगर फिक्स नहीं रहेगा, रनिंग वाइज रहेगा तो। और मेंटेनेंस कॉस्ट, आप लोगों को लॉरी या बस जो भी चलाते हो वो मेंटेन करना पड़ेगा। तो जनरली अगर देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में आपके के सारे सर्विस रिलेटेड कॉस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एंड आंसर इज स्टैंडिंग, रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। डन। नेक्स्ट पॉइंट सेज कॉस्ट ऑफ डीजल एंड लुब्रिकेंट्स। डीजल एंड लुब्रिकेंट हम लोग गाड़ी चलाने के लिए मीन्स फॉर ऑपरेटिंग अ व्हीकल वी स्पेंड दिस मनी टुवर्ड्स डीजल एंड लुब्रिकेंट, राइट। तो इस कॉस्ट को बोला जाएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट, एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि जितना व्हीकल चलेगा उतना आपका डीजल और लुब्रिकेंट का खर्चा होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइटम ऑफ स्टैंडिंग चार्जेस। सर पहले तो स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब क्या होता है? स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब होता है फिक्स्ड कॉस्ट। निम्नलिखित पर्यायों में से कौन सा पर्याय है जो फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है? गैरेज का रेंट वो तो फिक्स्ड ही होता है, रोड लाइसेंस एंड अदर टैक्सेस वो भी तो फिक्स रहेगा,
रिपेयर एंड मेंटेनेंस कभी भी फिक्स नहीं होगा। अगर ज़्यादा गाड़ी चलाओगे तो रिपेयरिंग बढ़ भी सकता है, कम गाड़ी चलाओगे तो रिपेयरिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट कम भी हो सकता है। कभी कभी एक लेवल तक वो फिक्स्ड रहता है, कभी कभी चेंज होता है। जनरली रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इज कॉल्ड एज अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सुपरवाइजर का सैलरी जो है वो तो हम लोग मंथली बेसिस पे अगर दिए तो फिक्स्ड ही होगा। तो अंडर जनरल सर्कमस्टांसेस, out of the given list of expenses and the cost elements, only repair and maintenance is not fully fixed in nature, it is semi variable. Done. MCQ number 8 says that depreciation is treated as fixed cost if it is related to a flux of time. Sir, इसका मतलब क्या होता है? If depreciation you are charging on period basis, time basis, हम लोग डेप्रीसिएशन जब एसेट पे चार्ज करते हैं, आप लोगों ने 11th-12th में भी पढ़ा रहेगा कि डेप्रीसिएशन हमेशा हम लोग ईयर एंड में चार्ज करते हैं। ईयर के एंड में पूरे साल का डेप्रीसिएशन, सर आधे साल का रहेगा तो 6/12 आधा करते हैं। मतलब आप लोग टाइम के हिसाब से जो कॉस्ट कैलकुलेट करते हो, द कॉस्ट विच इज अ पीरियड कॉस्ट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट वन, MCQ number 9 says that the absolute ton kilometer is an example of, it is a composite unit. सर composite का मतलब क्या होता है? इसीलिए मैंने बोला कल का लेक्चर जो है इसके पहले का वो ज़रूर देखना, जिसका नाम है पोस्टमार्टम सीरीज ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल, कॉस्टिंग का स्टडी मटेरियल गिवन बाय ICAI। डन। तो अगर जब भी तुम लोग दो अलग अलग यूनिट्स यूज करते हो, टन किलोमीटर, उसे बोला जाता है कंबाइन किया, कंबाइंड को बोला जाता है कंपोजिट। बट यार ये टन और किलोमीटर हम लोग किस सेक्टर में यूज करेंगे? पावर सेक्टर में थोड़ी ना टन्स और किलोमीटर होता है, ऑयल एंड नेचुरल गैस में थोड़ी ना होता है यार, बस ऑपरेशन थोड़ी ना आप लोग टर्न्स लेके जाते हैं, वहां तो पैसेंजर किलोमीटर आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बोलता है इट इज अ कंपोजिट यूनिट ऑफ ट्रांसपोर्ट सेक्टर, और यहां पे ट्रांसपोर्ट का मतलब है गुड्स ट्रांसपोर्ट। डन। 10th MCQ says कॉस्ट यूनिट ऑफ हॉस्पिटल इंडस्ट्री। हॉस्पिटल में टन्स लेके जाते हो ना रे, हॉस्पिटल में स्टूडेंट को लेके जाते हो नहीं रे, हॉस्पिटल में किलोवाट, वहां पे तुम लोग थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो, तो आपका कॉस्ट यूनिट हो जाएगा पेशेंट डे। और हमने क्लास में भी ये सारा का सारा लिस्ट शुरू में ही चैप्टर इंट्रोड्यूस करते वक्त ही डिस्कस करके रखा था। होप यू रिमेंबर। कंपोजिट यूनिट ऑफ होटल इंडस्ट्री। सर होटल इंडस्ट्री में हमें रूम मिलेगा, लालचा लपलपा, आप लोग रूम टिक करके आओगे बच्चों। मैक्सिमम सेक्टर्स में कंपोजिट यूनिट यूज होता है, होटल में जाके रूम मिलेगा, बट वो कितने दिन के लिए चाहिए वो भी तो मैटर करता है। एंड इसीलिए अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस इज रूम डे, दैट इज पर रूम पर डे के बेसिस पे आप लोगों को कॉस्ट एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वन, 12th says that the jobs undertaken by इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले क्या क्या अंडरटेक करते हैं? प्रोजेक्ट अंडरटेक करते हैं कि तुम्हारे कंपनी में एक मुझे आईटी का प्रोजेक्ट मिला है, ऐसे सुना रहेगा आप लोगों ने। दे नेवर वर्क ऑन बैच बेसिस, दे नेवर वर्क ऑन यूनिट बेसिस, दे ऑलवेज वर्क ऑन प्रोजेक्ट बेसिस। हम लोगों ने कल का ही, इसके पहले का ही जो पोस्टमार्टम का लेक्चर था उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इन्फोटेक वाला एक सम सॉल्व किया था, वो वीडियो देखा रहेगा तो आपको याद आ जाएगा। मेक श्योर जब भी आप लोग ऑर्डर ऑफ व्यूइंग देखोगे ना, पहले देखना पोस्टमार्टम सीरीज, बाद में देखना सुपर 30 MCQ सीरीज। ये दोनों एक दूसरे के साथ देखोगे तो टॉपिक पे 101% तुम लोगों का ग्रिप आ जाएगा। डन। 13 कॉस्ट यूनिट यूज इन पावर सेक्टर। पता नहीं क्यों यार ये पावर सेक्टर बोलते ही मेरे दिमाग में एक ही नाम आता है, चंबल थर्मल पावर स्टेशन। तुम्हारे साथ होता है ऐसे, चंबल थर्मल पावर स्टेशन? ये जो चंबल थर्मल पावर स्टेशन का सम हम लोगों ने सॉल्व किया था क्लास में। इवन यस्टरडे आई डिस्कस वन क्वेश्चन रिलेटेड टू द पावर स्टेशन ICAI के स्टडी मटेरियल का। उसमें हमेशा हम लोग हमारा आंसर एक्सप्रेस करते हैं किलो वॉट आवर्स बेसिस पे, एंड दैट इज वाई करेक्ट आंसर फॉर दिस MCQ इज किलो वॉट आवर। BOT अप्रोच, ये भी कल के लेक्चर में डिस्कस हुआ है। सर क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ, ये भी डिस्कस हुआ है ICAI के मॉड्यूल में से ही, जहाँ पे गवर्नमेंट अपना कोई भी असाइनमेंट, कोई भी प्रोजेक्ट प्राइवेट डेवलपर को डेवलप करने के लिए देती है। जनरली दिस हैपन्स इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। जैसे मुझे हाईवे कंस्ट्रक्ट करना है, मैं गवर्नमेंट हूँ, मैं थोड़ी ना हाईवे कंस्ट्रक्ट करने जाऊँगा, मैं तो आउटसोर्स करूँगा। आउटसोर्स करने के बाद उसे बोलूँगा बिल्ड कर, क्या कर? बिल्ड कर, बराबर? तो वो जाके बिल्ड करेगा, फिर पैसा मांगने आएगा, मैं बोलूँगा तो टोल प्लाजा ना तू ऑपरेट कर, टोल प्लाजा ऑपरेट कर। अरे हाँ यार सर,
हाँ हाँ, और ऑपरेट करने के बाद जो पैसा आएगा ना, उसमें से तेरा खर्चा तेरा प्रॉफिट सब वसूल ले, और वो रिकवर होने के बाद वो प्रोजेक्ट तू मुझे ट्रांसफर कर, प्रोजेक्ट को बिल्ड कर, प्रोजेक्ट को ऑपरेट कर, और बाद में प्रोजेक्ट को ट्रांसफर कर। सो BOT अप्रोच मीन्स बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर, एंड जनरली दिस कम्स अंडर कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे हाईवेज, फ्लाईओवर्स वगैरह जो होता है ना, टोल प्लाजा वगैरह, उससे रिलेटेड है ये। 15 सेज प्री प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन इंश्योरेंस कंपनीज। ये वाला MCQ एग्जैक्टली कवर किए हैं 14 एंड 15 ICAI के स्टडी मटेरियल में भी। ये हमारे लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस हुए थे, आज फिर से रिवाइज हो रहा है। प्री प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन इंश्योरेंस कंपनी। सर इंश्योरेंस कंपनी में प्री प्रोडक्ट मतलब क्लेम, प्री प्रोडक्ट नहीं होता, वो तो पोस्ट प्रोडक्ट होता है। सेलिंग ऑफ पॉलिसी, वो भी तो पोस्ट होता है। प्रोविजन ऑफ कंडीशंस, दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। प्रोविजन ऑफ कंडीशंस का मतलब क्या होता है कि किसको कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी बेचनी है, उसके लिए प्रोविजंस बना के रखे जाते हैं, कंडीशंस चेक किए जाते हैं। तो प्रोविजन बनाना ऑफ कंडीशन इज योर प्री प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक्टिविटी। प्रोडक्ट डेवलप करने से पहले ये एक्टिविटी आता है, जिसे तुम लोग बोलते हो R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वही वो एक्टिविटी है। और रिसर्च हमेशा प्रोडक्ट बनाने से, डेवलप करने से पहले आता है। डन। नेक्स्ट वन, प्रोडक्ट पोस्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक्टिविटी। इसने बोला पोस्ट प्रोडक्ट। सर पोस्ट प्रोडक्ट में क्या आता है? प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट बनने के बाद उसे बेचना भी है, हाँ, उसका अगर कोई क्लेम वगैरह आता है वो भी प्रोसेस करना है, यस। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ B एंड C, बोथ आर द करेक्ट आंसर। एंड हियर इज द एंड ऑफ योर थियोरिटिकल MCQs। हम लोगों ने थियरी वाले MCQs डिस्कस किए। होपफुली आप लोगों को ये डिस्कशन समझा रहेगा। सो लेट्स बिगिन विद न्यूमेरिकल MCQs नाउ। न्यूमेरिकल बेस्ड MCQ नंबर 1 इज रिलेटेड टू बस ट्रांसपोर्ट। ठीक है, पहले तो ये MCQs पढ़ते वक्त पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन बच्चों केयरफुली पढ़ना, क्योंकि एक भी हिडन पॉइंट रहेगा ना, आप लोगों का आंसर रॉन्ग हो सकता है। सो फर्स्ट MCQ सेज दैट अ ट्रांसपोर्ट कंपनी इज रनिंग 4 बसेस। अपने पास 4 बसेस है बिटवीन 2 सिटीज विच आर 60 किलोमीटर्स अपार्ट। 60 किलोमीटर अपार्ट मतलब हर एक बस 60 किलोमीटर जाएगा, 60 किलोमीटर रिटर्न आएगा, राउंड ट्रिप होता है हमेशा, राइट। सिटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच बस इज 45 पैसेंजर्स, मतलब एट ए टाइम आपके बस में 45 पैसेंजर्स ट्रैवल कर सकते हैं। एक्चुअल पैसेंजर कैरीड बाय ईच बस इज 80% ऑफ सीटिंग कैपेसिटी, मतलब कभी भी कोई भी जर्नी में सारे के सारे 45 पैसेंजर्स ने जर्नी अवेल किया ही नहीं है, क्योंकि सीटिंग कैपेसिटी देके रखा है इन्होंने 80% ऑक्यूपाइड। सिर्फ 80% पैसेंजर्स आपके बस का सर्विस अवेल करते हैं। All buses run on all days of a month, means there is no holiday, and each bus makes one round trip per day. Round trip का मतलब हर बस एक दिन जाती है, हर बस उसी दिन रिटर्न आती है। अज्यूमिंग 30 डेज इन अ मंथ, आपको ढूंढना है पैसेंजर किलोमीटर। बच्चों हमेशा सर्विस कॉस्टिंग में एक चीज का ख्याल रखो कि आपको क्या ढूंढने के लिए बोला है यार। आपको ढूंढने के लिए बोला है पैसेंजर किलोमीटर, तो मैंने पैसेंजर किलोमीटर को कर दिया बॉक्स, पैसेंजर किलोमीटर को कर दिया बॉक्स। तो सर ये ढूंढने के लिए हमारे पास पहले क्या होना चाहिए? ये ढूंढने के लिए हमारे पास पहले होने चाहिए पैसेंजर्स। तो मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ, नंबर ऑफ पैसेंजर्स अवेलेबल विथ अस मैक्सिमम कैपेसिटी के हिसाब से आर 45, सही है। लेकिन 45 लोग मुझे पैसा देंगे ही नहीं, क्योंकि 80% ऑक्यूपाइड है। तो हमेशा पैसेंजर्स हो, रूम हो, बेड हो, कुछ भी हो, आप लोगों को ऑक्यूपेंसी कंसीडर करना है। एंड ट्रस्ट में बच्चों पूरा कैलसी का गेम है ये। 45 इंटू 80% करने के बाद नंबर ऑफ पैसेंजर्स तो मुझे मिले, लेकिन बच्चों ये नंबर ऑफ पैसेंजर एक बस के है, ऐसे मेरे पास है 4 बसेस, सही है। तो मैंने 4 बसेस से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे चारों बसेस के नंबर ऑफ पैसेंजर मिले। इसका मतलब इतने सारे पैसेंजर्स जाएंगे, इतने सारे पैसेंजर्स आएंगे। अभी मुझे इसे मल्टीप्लाई करना है किलोमीटर से, तो किलोमीटर कैलकुलेट करने के लिए मैंने ऊपर का इंफॉर्मेशन यूज कर दिया, 60 किलोमीटर, सही है। और 60 किलोमीटर जा रहे हैं, 60 किलोमीटर आ रहे हैं, तो मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा 2 वेज से। अपने को पूरे महीने का कैलकुलेशन करने के लिए बोला, ये जो कंप्यूटेशन है ये तो एक दिन का है,
क्योंकि एक दिन में हर एक बस 60 किलोमीटर जाती है, 60 किलोमीटर आती है, तो ये राउंड ट्रिप हो गया। अपने को चेक करना है ऐसा पूरे महीने में 30 दिन अगर करोगे तो क्या होगा। सो लेट्स यूज योर कैलकुलेटर। 45 इंटू 80% इंटू 4 बसेस इंटू 60 इंटू 2 वेज इंटू 30, 5,18,400 किलोमीटर इज द आंसर। चेक करो वेदर इट इज गिवन एनीवेयर। हाँ, तो करेक्ट आंसर है बी। पक्का समझ में आ रहा है? चलो, लेट्स सॉल्व एमसीक्यू नंबर 2, which says that from the following information the total passenger kilometer for the month of May 2023 will be। आपको क्या ढूंढने के लिए बोला यार? फिर से ये लोग बोल रहे हैं यू शुड कैलकुलेट टोटल पैसेंजर किलोमीटर। समझ में आ रहा है हाउ टू सॉल्व दिस? अगर आपको पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट करने हैं तो पहले तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स ढूंढने पड़ेंगे। चलो देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है। नंबर ऑफ बसेस आर 4, राउंड ट्रिप्स मेड बाय ईच बस पर डे 5, मतलब हर बस हर दिन 5 बार जाती है, 5 बार आती है। सो टोटल राउंड ट्रिप जो दिए है वो है आप लोगों के 5 राउंड ट्रिप्स, बराबर ना? आगे लिखा है डिस्टेंस ऑफ रूट इज 60 किलोमीटर, कैपेसिटी ऑफ बस इज 45 पैसेंजर, बट नॉर्मल पैसेंजर ट्रैवलिंग जो करते हैं वो सिर्फ 90% है, एंड डेज ऑपरेटेड इन द मंथ ऑल डेज। खतरा है, ऑल डेज बोला है। ऑल डेज के लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा कौन सा मंथ है। मई है, और मई की अगर बात करोगे तो मई में बच्चों टोटल आपके पास 31 डेज होते हैं। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यार अगर अपने को पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले अपने को ढूंढना पड़ेगा नंबर ऑफ पैसेंजर्स। तो पहले लिख दिया नंबर ऑफ पैसेंजर्स 45, बट अवेल किया गया जो सर्विस है वो तो सिर्फ 90% द्वारा अवेल किया है। 45 पैसेंजर्स इंटू 90% करने के बाद एक बस का पैसेंजर तुझे मिलेगा, ठीक है? ऐसे कितने बसेस तेरे पास अवेलेबल है? ऐसे कितने बसेस तेरे पास अवेलेबल है? सो यू आर हैविंग टोटल 4 बसेस अवेलेबल विथ यू। इफ यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ पैसेंजर विथ नंबर ऑफ बसेस, यू आर गोइंग टू गेट नंबर ऑफ पैसेंजर्स का टोटल फॉर ऑल बसेस। डन। अभी पैसेंजर तो मिला, किलोमीटर चाहिए, तो मैंने लिख दिया किलोमीटर के सामने 60 किलोमीटर। ये तो वन वे है, 60 किलोमीटर वन वे है, तो अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा टोटल 60 बार जा रहा है, 60 बार आ रहा है, और हर बस हर दिन ऐसे टोटल 5 राउंड ट्रिप परफॉर्म कर रहा है। यही तो बोला। तो 5 राउंड ट्रिप से मैंने मल्टीप्लाई किया। प्रीवियस सम जो सॉल्व किया था उसमें एक ही ट्रिप था, इसीलिए अपन ने एक ही ट्रिप लिया। यहाँ पे 60 किलोमीटर जाएगा, 60 किलोमीटर आएगा, फिर से 60 किलोमीटर जाएगा, फिर से 60 किलोमीटर आएगा, जाएगा जाएगा आएगा आएगा, जाएगा आएगा आएगा जाएगा। ये पूरे दिन में 5 बार होता है, पूरे दिन में। हाँ देखो क्या लिखा है, ईच बस पर डे। ऐसे अपने को नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इफ यू मल्टीप्लाई दिस होल इक्वेशन बाय 31 डेज, आपके पास आंसर आ जाएगा। चलो चेक करते हैं हमारा आंसर कितना आता है। इट इज 45 इंटू 90% इंटू 4 बसेस इंटू 60 किलोमीटर फॉर ट्वाइस इंटू 5 राउंड ट्रिप्स इंटू 31 डेज। आंसर आया आप लोगों का 30,13,200। चेक करो आ रहा है क्या? हमारा करेक्ट आंसर है बी। समझा? ये ऐसे ही रैंडमली देखने जाओगे ना तो बच्चों तुम लोगों को लगेगा यार कितना डिफिकल्ट है, कितना डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है नहीं, आप लोगों को क्या पूछा है उतने सारे कंटेंट को आपको मल्टीप्लाई करते जाना है। ये राउंड ट्रिप वगैरह बहुत मैटर करेगा। लेट्स डिस्कस थर्ड एमसीक्यू। प्रकाश ऑटोमोबाइल्स डिस्ट्रीब्यूट्स इज गुड्स टू अ रीजनल डीलर यूजिंग अ सिंगल लॉरी। इसके पास एक लॉरी है, लॉरी आ रही है, लॉरी जा रही है। ओके, याद आया? क्लासरूम में अपन ने कितनी लॉरी आ रही जा रही किया था, याद है ना? लोडिंग अनलोडिंग वही सब रहेगा। The dealer's premises are 40 kilometers away by road, so distance between the dealer's premises and your distributor is 40 kilometer. The lorry has a capacity of 10 tons. लॉरी का कैपेसिटी देके रखा है इसने 10 tons. The lorry makes the journey twice a day fully loaded on the outward journey. आउटवर्ड का मतलब जब आप लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं तो उसे बोला जाता है आउटवर्ड जर्नी। फुल लोड लेके 2 बार, हाँ 2 बार। द लॉरी मेक्स द जर्नी ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार जर्नी करता है। आगे लिखा है एंड
एम्प्टी ऑन रिटर्न जर्नी, आते वक्त कोई लोड ही नहीं रहता है, खाली रहता है, मतलब जाते वक्त लोडेड है, आते वक्त एम्प्टी जर्नी है। द लॉरी ऑपरेट्स ऑन अ 5 डे वीक, एक वीक में ये लोग 5 दिन काम करते हैं। हमें कैलकुलेशन क्या करना है वो पढ़ लो। दे आर आस्किंग अस टू कैलकुलेट टोटल इफेक्टिव टर्न किलोमीटर्स, और टर्न किलोमीटर तो अपने को कैलकुलेट करने हैं बच्चे। ये टर्न किलोमीटर हमें कौन से पीरियड के लिए कैलकुलेट करने हैं वो तो देखो। दे आर आस्किंग अस टू कैलकुलेट टर्न किलोमीटर, और टर्न किलोमीटर फॉर 4 वीक पीरियड, मतलब 4 वीक का कैलकुलेशन। सर 4 वीक का मतलब क्या होता है? 1 महीने का कैलकुलेशन करने के लिए बोला है। चलो देखते हैं। टर्न किलोमीटर कैलकुलेट करने के लिए पहली रिक्वायरमेंट है नंबर ऑफ टन्स। तो अपने पास नंबर ऑफ टन्स अवेलेबल है, लिख दिया मैंने 10 टन्स। अभी कहीं पे भी कोई भी जर्नी आपकी पार्शियली लोडेड जर्नी नहीं है, फुल्ली लोडेड जर्नी है, मतलब किसी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अभी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किलोमीटर से। अगर वन वे डिस्टेंस की बात करो तो 40 किलोमीटर्स मैंने कंसीडर किया। सर रिटर्न भी तो आ रहा है, कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि आते वक्त 0 टन है, और 0 टन को 40 किलोमीटर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आने वाला आंसर भी तो 0 होता है, तो आने वाला जर्नी आप लोगों का हट चुका है। मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूँगा कि इस चैप्टर में जब भी आप लोग किलोमीटर कैलकुलेट करोगे, किलोमीटर दोनों तरफे कैलकुलेट करना, जाने का भी आने का भी, खाली रहे भरा रहे, किलोमीटर तो रन होगा, डीजल तो लगेगा। लेकिन अगर इस चैप्टर में टर्न किलोमीटर कैलकुलेट करते हो तो टर्न किलोमीटर सिर्फ लोडेड जर्नी का कैलकुलेट करना, टर्न किलोमीटर सिर्फ लोडेड जर्नी का कैलकुलेट करना। सही है, चलो आगे बढ़ेंगे। सर इसके आगे हमें बताओ ना, ऐसा हमारा कितना ट्रिप होता है? देखो हाँ, इसने बोला है यू परफॉर्म दिस जर्नी ट्वाइस, मतलब 2 टाइम्स इन अ डे। आगे लिखा है पूरे वीक में ऐसे 5 दिन आप लोग काम करते हो, और अपने को 4 वीक का डेटा फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है। जा रहे दिमाग में? 10 टन मैंने कैरी किया 40 किलोमीटर तक, दिन में 2 बार किया ये। ऐसे वीक में 5 दिन हो रहा है, और अपने को 4 वीक का डेटा कैलकुलेट करने को बोला है। तो हमारा कैलकुलेशन कुछ ऐसे होगा, इट इज़ 10 इंटू 40 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 4। जरा करके देखो कितना आ रहा है। 10 इंटू 40 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 4। 10 इंटू 40 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 16,000। आ रहा है क्या 16,000 टन किलोमीटर? चेक करो, आया हमारा आंसर। वाह सर, आपके साथ सॉल्व करने में थोड़ी क्लैरिटी मिलती है, इसीलिए तो जन्म लिया है मैंने, तेरे लिए तो आया हूँ। तेरा पहले अटेम्प्ट में सीए बनना विधि लिखित है, याद रखना ये। ओके, ये बात महान इंसान कह रहा है, उसका नाम है डॉक्टर योगेश पाटिल। कोट लिख के रख, तू महान इंसान का स्टूडेंट है, छात्र है, और तू इस दुनिया में छाने वाला है। सेल्फ कॉन्फिडेंस टूटने मत देना बच्चों, बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, मैनिफेस्ट करो, सारे के सारी चीज़ें आप लोगों के ही फेवर में होएगी, देख लेना। चलो लेट्स सॉल्व फोर्थ वन। विपुल ट्रैवल्स प्रोवाइड्स मिनी बसेस। विपुल ट्रैवल जो है वो मिनी बसेस प्रोवाइड करता है भाई, टू एन आईटी कंपनी फॉर कैरिंग इट्स एम्प्लॉय फ्रॉम होम टू ऑफिस एंड ड्रॉपिंग बैक आफ्टर ऑफिस आवर्स। मतलब देखो आप लोगों की मिनी बस कैसे चलेगी, सुबह जाएगी, एम्प्लॉयज़ को उठा के लाएगी, बराबर है, और जैसे ही ड्यूटी खत्म हो जाएगा, ड्यूटी खत्म होने के बाद ऑफिस से एम्प्लॉयज़ को उठा के घर पे फेंकेगी और फिर रिटर्न आएगी। मतलब 2 बार आना जाना सुबह होता है, 2 बार आना जाना ऑफिस आवर्स के बाद होता है। इट रन्स अ फ्लीट ऑफ 8 मिनी बसेस फॉर दिस पर्पज। 8 बसेस है इनके पास। द बसेस आर पार्क्ड इन अ गैरेज एडजॉइनिंग द ऑफिस प्रीमाइसेस, मतलब गैरेज कहीं दूर नहीं है, ऑफिस से ही लगा हुआ है। कंपनी इज ऑपरेटिंग इन 2 शिफ्ट्स, 1 शिफ्ट इन द मॉर्निंग, 1 शिफ्ट इन द आफ्टरनून। और यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, समझो क्या हो रहा है। मॉर्निंग में आप लोगों को बोला है 2 शिफ्ट में काम कर रहे हैं ना, 1 शिफ्ट मॉर्निंग में, 1 शिफ्ट आफ्टरनून में। होगा क्या पता है, मॉर्निंग में जाओगे, एम्प्लॉयज़ को उठा के लेके आओगे, बराबर है, और उन्हीं एम्प्लॉयज़ को शाम को जाके छोड़ के आओगे। वैसे ही आफ्टरनून में जाओगे, एम्प्लॉयज़ को उठा के लेके आओगे, और उनकी ड्यूटी खत्म होने के बाद रात में फिर से एक बार जाके फिर से आओगे। ये फटाक से क्लिक ही नहीं होता है। बच्चों को लगता है 2 शिफ्ट मतलब 2 बार गया 2 बार, हाँ बच्चों 2 बार गया 2 बार आया, मतलब सुबह गया, एम्प्लॉय उठा के लाया, 2 ट्रिप हो गए। आफ्टरनून में उन्हीं एम्प्लॉयज़ को छोड़ के आया, 4 आप लोगों के ट्रिप्स हो गए। मतलब एक शिफ्ट में आप लोगों की बस जो है वो 4 ट्रिप्स परफॉर्म कर रही है, 1 वे। जा रहा है दिमाग में, जा रहा है। सुबह उठा बस वाला, गया,
और एम्प्लॉय को उठा के लाया। जैसे उसकी शिफ्ट खत्म हो गई, जैसे ड्यूटी खत्म हो गई, ऑफिस आवर्स खत्म हो गया, उसी एम्प्लॉय को छोड़ा और आ गया। मतलब एक कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय एक शिफ्ट में बस ने 4 ट्रिप परफॉर्म किए। वैसे ही आफ्टरनून में जब ये लोग फिर से जाएंगे तभी भी तो 4 ट्रिप परफॉर्म करेंगे। अक्टूबर में भी तो उठा के लाना है और फिर फेंक के आना है, बराबर है। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे अगर देखा जाए तो 8 ट्रिप्स का कैलकुलेशन हो रहा है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ईच मिनी बस वन वे इज 30 किलोमीटर। अभी आपको समझेगा मैंने वन वे का एक्सप्लेनेशन क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे वन वे का किलोमीटर देके रखा है 30 एंड कंपनी वर्क्स फॉर 20 डेज इन अ मंथ। कंपनी वर्क्स फॉर 20 डेज इन अ मंथ। द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ ईयर। अपने को ढूंढने को क्या बोला है, पहले तो उसे हम लोग अंडरलाइन करते हैं। ये बोल रहे हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ ईयर बाय ईच बस विल बी। पूरे साल भर का डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिस्टेंस ऑलवेज वी मेजर इन किलोमीटर। तो पहले तो मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा नंबर ऑफ किलोमीटर, सही है। 30 किलोमीटर का डिस्टेंस आप लोगों की हर एक बस जो है वो 8 बार मतलब 8 ट्रिप्स मार रही है। मतलब 30 किलोमीटर जाना आना जाना आना, फिर आफ्टरनून शिफ्ट में जाना आना, छोड़ने के लिए भी तो जाना है ना यार। ऐसे 8 ट्रिप्स इन अ डे हुए। हमारे पास टोटल 20 डेज इन अ मंथ चल रहा है और पूरे साल भर का कैलकुलेशन करने के लिए आप लोगों को 12 महीने का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सर इनके पास 8 बस है, समझ लो। इन्होंने बोला है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ईच बस। आपको हर एक बस का कैलकुलेशन करने के लिए बोला है और इसीलिए आप लोगों का कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ एक बस तक सीमित रहेगा। 30 इंटू 8 इंटू 20 इंटू 12 करोगे तो कैलकुलेटर पे आएगा 57,600। चेक करो आ रहा है क्या 57,600? आंसर इज रेडी, सही है। चलो आगे बढ़े। फिफ्थ वाला टोटल मस्त वाला है, मस्त वाला। इसे ना स्टार मार्क करो बच्चों यार, इसे स्टार मार्क करो। टोटल पैसेंजर किलोमीटर रन बाय एबीसी लिमिटेड was 21,60,000 for the year between town Z and town A। आपको पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट नहीं करने को बोला है, पैसेंजर और किलोमीटर कैलकुलेट करके दिया है 21,60,000। अ बस मेड 3 राउंड ट्रिप्स पर डे। मतलब आपकी बस जो है 3 राउंड ट्रिप, और 3 राउंड ट्रिप को आप लोग बोल सकते हो 6 वन वे ट्रिप्स। लिख दिया मैंने यहाँ पे, बराबर ना। 3 राउंड ट्रिप का मतलब जाके आ रहा है, जाके आ रहा है, जाके आ रहा है, मतलब 3 बार जा रहा है 3 बार आ रहा है। 6 वन वे ट्रिप आप लोगों के बस ने परफॉर्म किए हैं पर डे के बेसिस पे। सिटिंग कैपेसिटी ऑफ द बस वाज 50 पैसेंजर। 50 पैसेंजर का सिटिंग कैपेसिटी है एंड एवरेज डेली ऑक्यूपेंसी वाज 80%। 80% का ऑक्यूपेंसी है। द बस रन्स ऑन एन एवरेज 25 डेज इन अ मंथ। मतलब एक महीने में 25 दिन बस चलती है। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टाउन जेड एंड ए। आप लोगों को जेड और ए का वन वे डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए बोला है। डिस्टेंस कभी भी राउंड ट्रिप का पूछा रहेगा तो राउंड ट्रिप ले लो, अगर वन वे पूछा रहेगा तो सिंगल ट्रिप कंसिडर करना पड़ेगा। सर यार ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, समझ लो पहले। जब भी आप बोलते हो टोटल पैसेंजर टन किलोमीटर, सॉरी टन किधर से, टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स, तो सर ये टोटल पैसेंजर किलोमीटर कैसे कैलकुलेट करते हैं? पहले तो इसका आंसर अपने पास अवेलेबल है और ये अगर कैलकुलेट करना है तो ये कैलकुलेट करने के लिए 2 चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। फर्स्ट पैसेंजर्स एंड देन किलोमीटर्स, सही है। टोटल पैसेंजर किलोमीटर है 21,60,000 विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, सही है। तो अपने पास पैसेंजर्स है 50, चेक कर सकते हो। पैसेंजर है 50 बट हमें ऑक्यूपाइड पैसेंजर लेना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 80% से एंड दिस इज गोइंग टू गिव यू पैसेंजर्स ऑक्यूपाइड का फिगर। समझ में आ रहा है कहाँ से आ रहा है? डन। इसने बोला कि यार आप लोगों के पैसेंजर्स तो आ गए, ये आप लोगों की बसेस में एक बार ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स हैं, ठीक है। ऐसे कितने ट्रिप्स इन्होंने बोले यार? वन वे की बात करोगे तो 6 ट्रिप्स आप लोगों के होने वाले हैं। मतलब हर एक ट्रिप में इतने पैसेंजर रहेंगे तो सारे ट्रिप्स के पैसेंजर कैलकुलेट करने के लिए पहले तो मैंने इसे नंबर ऑफ ट्रिप से मल्टीप्लाई कर दिया। डन।
आगे मुझे किलोमीटर चाहिए, और किलोमीटर अगर चाहिए तो किलोमीटर दिया है, चेक कर लो किलोमीटर कितना है, कितना है ढूंढेंगे, टकले किलोमीटर ही तो ढूंढना है। तो मैं अज्यूम करके चलता हूं ये सारे पैसेंजर जो है वो x किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। डन। x किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। सर ऐसा महीने में कितनी बार होगा जरा बता दो। महीने में 25 डेज ये नाटक चलेगा। ठीक है, 25 डेज चलेगा। इन्होंने पहले ही बोला है ये जो है ये ईयरली डेटा है, और ईयरली के लिए मुझे इधर और 12 महीने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट करने के लिए पैसेंजर्स ऑक्यूपाइड इनटू नंबर ऑफ ट्रिप करोगे तो टोटल पैसेंजर्स मिले, उसे टोटल किलोमीटर से मल्टीप्लाई करना है। किलोमीटर का तो डिस्टेंस है नहीं, तो एक्स अज्यूम किया, ऐसे 25 दिन 12 महीने चलता रहेगा। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो 50 इंटू 80% इंटू 6 इंटू 25 इंटू 12 करने के बाद मेरे पास आया 7,20,000। कितना आया बच्चे? 7,20,000 एक्स। सो इट इज 21,60,000 equals to 7,20,000 x, and therefore x is equal to 21,60,000 divided by 7,20,000 करने के बाद तुम्हारे पास देख लो कितना आ रहा है आंसर। इज इट 72 और 7,20,000? जरा चेक करो एक बार कैलसी पे। इंटू 6 इंटू 25 इंटू 12, 72,000। माई मिस्टेक, दिस इज 72,000 एक्स, और 72,000 एक्स से अगर डिवाइड करोगे 21,60,000 को तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 30, और 30 इज योर एक्स, मतलब 1 वे किलोमीटर आप लोगों ने कंप्यूट कर दिया 30। समझ में आ रहा है? चेक करो आंसर में कहीं पे 30 किलोमीटर है क्या? अरे सर हाँ जी, आपने सॉल्व किया और आंसर नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता, और ये मैं होने नहीं दूंगा। आंसर इज 30। सॉर्टेड। मतलब जब तक हैंड होल्डिंग रहेगा तुम्हारी जो कश्ती है वो किनारे पे लगेगी फॉर श्योर। और इसीलिए मैंने सोचा कि यार बच्चे खुद से तो प्रैक्टिस करते हैं, 100 में से 20 लोग खुद से प्रैक्टिस करते हैं, कुछ लोगों को टाइम नहीं मिलता है। आजकल का ज़माना है, जेनजीज आए हैं, ओके, अल्फ़ा जनरेशन भी आ गया है, और ये लोगों को ना ऐसा फटाफट सब चाहिए, फटाफट ऐसे फ्रैक्शन ऑफ टाइम में सब कुछ आना चाहिए, एंड दैट इज़ वाई एफर्ट्स फॉर यू ओनली। बस इस एफर्ट्स को आप लोग थोड़ा सा अप्रिशिएट करना, और आपके रिजल्ट्स के दिन आपके रिजल्ट ज़रूर शेयर करना। एक मैसेज, हाँ, आपकी तरफ से आने वाला एक मैसेज मोटिवेशन का, जो अप्रिशिएशन का मैसेज आता है ना, वो भाई इतना मोटिवेट करता है टीचर को, और चाहिए ही क्या यार। ओनली एक्नॉलेजमेंट, नथिंग एल्स। लेट्स कंटिन्यू विथ क्वेश्चन नंबर 6. MCQ number 6 says a transport service company incurred a total operating cost of rupees 1,40,625 in June. Operating cost दे के रखा है। आगे लिखा है in the year 2023 in the same month to operate 5 buses between 2 places which are 50 kilometers apart. तो इन्होंने कॉस्ट दिया एक महीने का, और उसी महीने में ये लोग 5 बसेस ऑपरेट कर रहे हैं 2 प्लेसेस के बीच में, और उसका 1 वे डिस्टेंस जो है ना, दोनों सिटी के बीच का डिस्टेंस इज 50 किलोमीटर। ईच बस इज हैविंग अ सिटिंग कैपेसिटी ऑफ 50 पैसेंजर। हर बस की 50 पैसेंजर को एकोमोडेट करने की कैपेसिटी है, एंड ऑल बसेस रन ऑन ऑल डेज विथ 1 राउंड ट्रिप डेली। सर 1 राउंड ट्रिप का मतलब क्या होता है? 1 राउंड ट्रिप का मतलब होता है 2 1 वे ट्रिप्स। मैंने फिर से लिख दिया, 2 1 वे लिखो या 1 राउंड लिखो, सो द सेम मीनिंग। इफ द ऑपरेटिंग कॉस्ट पर बस, if the operating cost per passenger kilometer is 0.25, ओ मोरी भैया, इन्होंने तो ऑपरेटिंग कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट करके दिया, और बोला है देन द कैपेसिटी ऑक्यूपाइड इन ईच बस इज। वाओ सर, पहले तो हमारे पास जो आंसर दिया है वो आंसर क्या है? वो आंसर है ऑपरेटिंग कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। सर ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? ऑपरेटिंग कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट करने के लिए आपका जो भी टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट रहेगा, पहले तो उस टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट को आप लोग डिवाइड करते हो टोटल पैसेंजर किलोमीटर से, बरोबर है? हमारा पर पैसेंजर पर किलोमीटर का आंसर इज 0.25, यही है। इसके आगे लिख दिया मैंने ऑपरेटिंग कॉस्ट 1,40,625। अरे हाँ यार सर,
तो हमें पैसेंजर किलोमीटर का आंसर यहाँ पे मिल सकता है। आप लोगों का पैसेंजर किलोमीटर कितना है अगर कैलकुलेट करोगे तो आपका पैसेंजर किलोमीटर पहले तो मिल जाएगा। पैसेंजर किलोमीटर इज इक्वल टू 14625 डिवाइडेड बाय 0.25। हमारा पैसेंजर किलोमीटर है 5,62,500 विच वॉज नॉट आस्क्ड एनीवेयर इन द क्वेश्चन। अभी सवाल ये है कि यार ये पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट कैसे होता है, सही है। इसके लिए तो पहले तो हमें पैसेंजर की संख्या चाहिए। चेक करते हैं हमारे पास कितने पैसेंजर है, 50 पैसेंजर है। तो मैंने नंबर ऑफ पैसेंजर लिख दिया 50। इनका ऑक्यूपेंसी कितना है वही अपने को ढूंढना है, तो मैंने ऑक्यूपाइड पैसेंजर की जगह पे x लिख दिया। लेट्स अज्यूम कि x% आपका पैसेंजर जो है वो सर्विस अवेल कर रहा है। ये तो एक बस में ट्रैवल करने वाला एक बार का पैसेंजर है, सही है ना। एक बस में ट्रैवल करने वाला एक बार का पैसेंजर है। सर 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 ऐसे हमारे पास कितने बसेस है, ऐसे हमारे पास 5 बसेस है। तो सारे बसेस के पैसेंजर्स मिल गए। तो सबसे पहला टास्क आपको सारे पैसेंजर्स कैलकुलेट करने हैं। डन। अब इसे मल्टीप्लाई करना है किलोमीटर से, तो किलोमीटर है अपने पास 50 किलोमीटर। देखो दिया रहेगा क्वेश्चन में 50 किलोमीटर है। और ऐसे कितने वन वे ट्रिप्स बोला यार, इसने 2 वन वे ट्रिप बोला, तो इसे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 वेज से, बराबर है। तो आपका टोटल 50 पैसेंजर, ऑक्यूपेंसी मुझे पता नहीं है, दे आर ट्रैवलिंग इन अ 5 बसेस, बराबर है सर। ऐसे 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया जाता है, यस सर। ऐसे 2 वेज होते हैं, लेकिन सर इसने क्या बोला, बसेस रन ऑल डेज ऐसा बोला है ना। मतलब यार अपने को सारे के सारे नंबर ऑफ डेज भी कंसीडर करने पड़ेंगे। और मंथ जो दिया है वो है जून, और जून के नंबर ऑफ डेज जो है वो है हमारे 30 डेज। देखते रहो क्या हो रहा है। और इस सब का आंसर जो आएगा ना पैसेंजर किलोमीटर का, वो 562,500 होगा। सर 50 इंटू 5 इंटू 50 इंटू 2 इंटू 30 अगर सॉल्व करोगे तो आपके कैलसी पे आएगा 7,50,000। आ रहा है क्या 7,50,000? 7,50,000 x इज इक्वल टू 5,62,500। 562,500 डिवाइडेड बाय 7,50,000। डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका हे ऐसा 0.75 आएगा कैलसी पे। और 0.75 का ही मतलब है तुम्हारा बस जो है वो 75% ऑक्यूपाइड है। बच्चों रिश्ता वही, सोच नहीं, वही सब कुछ तो है। आप लोगों को क्लिक होना चाहिए, एंड दैट इज व्हाई वी आर परफॉर्मिंग प्रैक्टिस हियर। सो आंसर फॉर दिस MCQ नंबर 6 वॉज 75। और यहाँ पे आपका 75 आंसर पे छठा 6th वाला MCQ कंप्लीट हो गया। लेट्स बिगिन विद द होटल इंडस्ट्री। अ होटल हैज 200 rooms accommodation. The normal occupancy in summer is 90% and in winter 40%. The period of summer and winter is taken 8 months and 4 months respectively, and you should assume 30 days in each month. मतलब अगर 8 महीने का पीरियड है इंटू 30 करोगे तो 8 इंटू 30 आपके विंटर के हो जाएंगे 240 डेज, और सॉरी समर के हो जाएंगे 240 डेज, और विंटर के हो जाएंगे 120 डेज। हम लोगों ने डेज का कैलकुलेशन कर दिया। सिंपल, नंबर ऑफ मंथ्स इनटू नंबर ऑफ डेज अ मंथ। हम लोगों को कैलकुलेट करने के बोला है टोटल रूम ऑक्यूपेंसी इन अ ईयर। सर टोटल रूम ऑक्यूपेंसी का मतलब क्या होता है? रूम डेज। और रूम डेज कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को 2 चीजें लिखनी पड़ेगी। पहला लिखना पड़ेगा हमें समर का रूम डेज, और फिर हमें लिखना पड़ेगा विंटर का रूम डेज, सही है ना। समर और विंटर सर कैसे आएगा? किसी चीज़ की भी बात करो, आपके पास रूम डेज कैलकुलेट अगर करना है कंपोजिट यूनिट, तो नंबर ऑफ रूम्स चाहिए। तो मैंने दोनों जगह पे लिख दिया 200 रूम 200 रूम। समर में ऑक्यूपेंसी होगा 90%, विंटर में ऑक्यूपेंसी होगा 40%। डन। सो रूम ऑक्यूपाइड आए। इसे डेज से मल्टीप्लाई करना है, तो डेज से मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे समर के 240 डेज और विंटर के आ गए 120 डेज। अगर सॉल्व करो कैलसी पे तो देख लो कितना आता है आपके कैलकुलेटर पे। 200 इंटू 90% into 240 days will give you 43,200, and 200 into 40% into 120 will give you 9,600. when you add both these values आपके पास आपका आंसर हो जाएगा प्रकट, और आपका आंसर है 52,800 रूम डेज। आंसर इज बी।
समझा क्या किया? रूम डेज कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ रूम ऑक्यूपाइड इंटू नंबर ऑफ डेज करो यार, बहुत सिंपल है। आठवां कैलकुलेशन सेज कैलकुलेट द कॉस्ट। क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है? कॉस्ट टू बी चार्ज पर डे पर रूम फॉर अ मल्टीनेशनल होटल कंपनी। वाव वाव वाह वाव वाव, आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला है कॉस्ट पर डे पर रूम। एक रूम का एक दिन का कॉस्ट कितना है ये आपको कैलकुलेट करना है। और यहां पे देखो डिफरेंशियल रेट्स है। टोटल रूम इन होटल जिसमें 100 रूम्स दिया है, समर में ऑक्यूपाई होते हैं 80, विंटर में ऑक्यूपाई होते हैं 30। पीरियड ऑफ समर एंड विंटर इज 6 months ईच एंड नॉर्मल डेज आर 30। वेरी सिंपल वेरी सिंपल वेरी सिंपल। सबसे पहले स्टेप में आप लोगों को समर और विंटर दोनों के कैलकुलेट करने पड़ेंगे रूम डेज, और हमारे होटल में पड़े हैं 100 रूम्स। इनका ऑक्यूपेंसी दे के रखा है इन्होंने, इट इज 80% ड्यूरिंग द समर, 30% ड्यूरिंग द विंटर। सही जा रहे हैं हम लोग? इसे मल्टीप्लाई करने के लिए नंबर ऑफ डेज चाहिए, तो मैं कंसिडर करूंगा 180 डेज एंड 180 डेज। सर ऐसा क्यों? 6 महीने समर है, 6 महीने विंटर है, ऐसा इनका प्रेफर्ड अजम्पशन है ना। समर एंड विंटर 6 months ईच ऐसा बोला, क्या कर सकते हैं? तो इधर 100 इंटू 80% इंटू 180 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 14,400, एंड 30 इंटू 180 करने पे आया 5,400, मतलब मेरे रूम डेज आ गए 19,800। सही है? इसने रूम डेज फाइंड आउट करने के लिए बोला ही नहीं है, ये बोलता है कॉस्ट पर रूम पर डे कितना रहेगा, तो दिए हुए कॉस्ट को 19,800 से डिवाइड करो। 8,88,800 डिवाइडेड बाय 19,800, आपका कॉस्ट जो है वो आया 44.89। 44.89 है कहीं पे? ये देखो आंसर आ गया। वेरी सिंपल यार। लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट पॉइंट। बहुत बढ़िया सा पॉइंट है ये। एमसीक्यू नंबर 9। अ होटल हैज अ कैपेसिटी ऑफ 100 सिंगल बेडरूम एंड 40 डबल बेडरूम्स। मतलब इनके पास दो टाइप के रूम्स अवेलेबल है, दैट इज 100 सिंगल बेडरूम्स एंड 40 डबल बेडरूम्स। मतलब एक में सिंगल बेड लगा रहेगा, दूसरे में डबल बेड लगा रहेगा। तो यहाँ पे एक चीज आती है डिफरेंशियल रेट वाली, जिसको कंप्यूट करने के लिए इक्विवेलेंट यूनिट मेथड यूज किया जाता है, जो अपन ने इसके पहले के पोस्टमार्टम सीरीज के लेक्चर में डिस्कस किया था। अभी और एक बार रिवाइज हो जाएगा। द एवरेज ऑक्यूपेंसी फॉर सिंगल बेडरूम इज 80% एंड फॉर डबल बेडरूम इट इज 60% थ्रू आउट द ईयर ऑफ 365 डेज। मतलब पूरे साल भर आपका सिंगल बेड वाला जो रूम है वो 80% ऑक्यूपाइड रहेगा, और डबल बेड वाला जो रूम है वो 60% ऑक्यूपाइड रहेगा। दिस इज वॉट गिवन इन द क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। The rent for double bedroom has been fixed 1.5 times of rent of single bedroom। मतलब सिंगल बेडरूम से अगर आपको 1x मिलता है तो डबल बेडरूम वाला जो है 1.5x देगा। मतलब आप लोगों के डिफरेंशियल रेट्स है यहाँ पे। द ऑपरेशनल कॉस्ट हमें कंप्यूट नहीं करना है। ऑपरेशनल कॉस्ट इज एन ऑपरेटिंग कॉस्ट इज गिवन 1,96,45,760 एंड होटल वांट्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 20%। 20% के आगे देखो क्या लिखा है, ऑन चार्जेबल प्राइस। सर चार्जेबल प्राइस का मतलब क्या होता है? जो भी रेवेन्यू तुम लोग जनरेट करने वाले हो, जो भी प्राइस सेलिंग प्राइस तुम लोग चार्ज करने वाले हो, उसके ऊपर 20% का प्रॉफिट इज एस्टिमेटेड बाय देम। हमें ढूंढने के लिए क्या बोला है वो भी तो मैटर करता है। चार्जेबल रूम रेंट पर डे फॉर सिंगल एंड डबल बेडरूम विल बी। सिंगल बेडरूम का कितना, डबल बेडरूम का कितना, ये आपको ढूंढना है। तो पहली चीज ये आती है कि हमें लिखना पड़ता है टोटल कॉस्ट का फिगर, और हमारा टोटल कॉस्ट जो है वो दिया है 1,96,45,760। सही है? इसमें हम लोग जब ऐड करते हैं प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ऐड करने के बाद हम लोगों को मिल जाता है टोटल रेवेन्यू। इनका कहना यह है कि अगर आप लोगों के रेवेन्यू का अमाउंट 100 रुपया है तो उसके ऊपर प्रॉफिट 20% आता है, तो आपका कॉस्ट हो जाएगा 80। Even you can remember this calculation in this way, 20% on selling price profit, that is 25% on cost। ऐसे भी आ सकता है, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा 196,45,760 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 80 करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा आपके प्रॉफिट का। सो इट इज 196,45,760 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 80 इज इक्वल टू 4911440। सही है? इसमें अगर ऐड कर दो आप लोग अवेलेबल कॉस्ट को, आपको रेवेन्यू मिलेगा 245
57,200 दैट इज 2,45,57,200 आ गया। सर टोटल रेवेन्यू तो आ गया। टोटल रेवेन्यू को डिवाइड करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रूम डेज, और अपने को रूम डेज ढूंढना पड़ेगा। सर रूम डेज कैसे कैलकुलेट करें? अगर सिंगल और डबल की बात करो तो सिंगल में वी हैव 100 रूम्स, डबल में वी हैव 40 रूम्स। इनका ऑक्यूपेंसी दे के रखा है, ऑक्यूपेंसी इज फॉर सिंगल रूम इज 80% और डबल रूम का ऑक्यूपेंसी जो दिया है दैट इज 60%। दिस इज गोइंग टू गिव यू रूम्स ऑक्यूपाइड। डन। पहला स्टेप, रूम डेज कैलकुलेट करते वक्त रूम लिखो, इसे मल्टीप्लाई करना है आपको डेज से, और पूरे साल भर के 365 दिन होते हैं, इन्होंने भी बोला है तो 365 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे अलग अलग रेट की वजह से मैं इधर लिख देता हूँ 1 और इधर लिख देता हूँ 1.5। कुछ समझा क्या हुआ? आप लोग चाहिए तो यहाँ पे ना ऐसा भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो x, यहाँ पे लिख सकते हो 1.5x। x के साथ तुम लोगों का ज़्यादा अटैचमेंट है ना, तो तुम लोगों को पता चलेगा एग्जैक्टली x आने के बाद सर क्या बोल रहे हैं। 100 इंटू 80% इंटू 365 इज इक्वल्स टू 29,200x। 40 into 60% into 365 into 1.5 is equal to 13,140x। तो हमारे टोटल x आ गए। सर ये x मेथड कब यूज करना है? ये x मेथड तब यूज करना है जब आपके पास डिफरेंशियल रेट्स हो, ऐसा भी याद रख सकते हो। अगर आप लोग x नहीं लेते, 1 और 1.5 लेते, तो आपको इक्विवेलेंट रूम डेज मिलते थे। इक्विवेलेंट कब आएगा समझा? इक्विवेलेंट तब आएगा जब भी डिफरेंशियल रेट्स की बात चल रही है। तो मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ 42340 से। डन। जैसे ही इसे मैं डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड करने के बाद मेरे पास आंसर आ जाएगा। चलो डिवाइड कर लेते हैं। 24,55,70,200 डिवाइडेड बाय 42340 इज इक्वल टू, सर ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, हमें x मेथड ऐसा स्कूल में ऐसा पढ़ाया था। 42,340x इज इक्वल टू 24,55,72,00। देयरफॉर x इज इक्वल टू 24,55,72,00 डिवाइडेड बाय 42,340। अरे वही कर रहा हूँ ना टकले, यही तो कर रहा हूँ मैं, x का ही तो वैल्यू ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे, समझ रहा है? नहीं तो बोलोगे एक्स किधर गया, एक्स किधर गया। तो एक्स को ढूंढने में जितने एफर्ट डालते हो ना, उतना अपना करियर के ऊपर फोकस रखना, आगे बढ़ोगे लाइफ में। आप लोगों को यहाँ पे एक्स का वैल्यू आ जाएगा। चलो डिवाइड करते हैं इसको। टोटल 24,55,72,00 डिवाइडेड बाय 42,340 इज इक्वल टू 580 आया। एक्स आया, मेरा एक्स आया 580। लेकिन सर एक्स कौन था? कमीना था एक नंबर का। तो एक्स जो था वो था तुम्हारा सिंगल रूम का रेंट, दैट इज 580, और डबल का जो है वो हो जाएगा 580 इंटू 1.5 एंड दैट इज 870। यहाँ पे नज़र के सामने आंसर सॉल्व हो चुका है, और आंसर चेक करो 580 एंड 870 जहाँ पे मिल रहा है आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ये देखो एग्जैक्ट आंसर टैली हो गया हमारा बी वाला। तो बच्चों यार यही सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को रिवीजन के वक्त याद रखनी पड़ेगी। एक एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रिटेन करना बच्चों, क्योंकि आज के बाद बस एक आध महीने के बाद आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, और तब तक ओवरबर्डन नहीं होना प्लीज़। चलो आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग डिटेल्स टू आंसर क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। 10th एंड 11 क्वेश्चन, दो क्वेश्चन का आंसर देने के लिए इन्होंने अपने को कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन से इज दैट होटल has a capacity of 100 single rooms and 20 double rooms. Double है यहाँ पे भी. The average occupancy of both single and double room is expected to be 80% throughout the year of 365 days. मतलब 100 रूम और 20 रूम दोनों के दोनों 80% ही ऑक्यूपाइड रहते हैं, फुल ऑक्यूपेंसी तो है नहीं. The rent for double room has been fixed at 125% of a single room. मतलब सिंगल रूम का रेंट अगर x है तो आप लोगों के डबल रूम का रेंट हो जाएगा 1.25x. द कॉस्ट आर एज अंडर, इन्होंने कॉस्ट भी देके रखा है. वेरिएबल कॉस्ट सिंगल रूम का है 220 रुपीज ईच पर डे, और डबल रूम का वेरिएबल कॉस्ट है 350 रुपीज ईच पर डे. ईच बोला हाँ, मतलब हर रूम का हर दिन का कॉस्ट.
फिक्स्ड कॉस्ट भी दे के रखा है 120 और डबल का भी दे के रखा है इन्होंने 250। चलो यार, ये सॉल्व करने से पहले आप लोगों को क्या क्या पूछा है जरा चेक कर लेते हैं। सबसे पहले बोला इफ द होटल वॉन्ट्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 20%। कितना प्रॉफिट अर्न करना है इन्हें? 20% ऑन रूम रेंट। सर ऑन रूम रेंट का मतलब क्या होता है? ऑन द टोटल रेवेन्यू। आपको टोटल रूम रेंट कितना मिलेगा ये कैलकुलेट करना है। पर डे नहीं पूछा, पर रूम नहीं पूछा, आपको पूरे साल भर का टोटल कैलकुलेट करने के लिए पूछा है। तो अगर आपको साल भर का रेवेन्यू कैलकुलेट करना है तो उसके लिए साल भर का आपके पास कॉस्ट होना चाहिए। और कॉस्ट कंप्यूटेशन से पहले भी मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ रूम डेज। इन्होंने सिंगल रूम एंड डबल रूम की बात की है। सिंगल रूम में दे हैव 100 रूम्स, डबल रूम में दे हैव 20 रूम्स। उनका ऑक्यूपेंसी जो है वो है 80% थ्रू आउट द ईयर। और फिर आगे लिख दिया मैंने 365। बच्चों, जब आप लोगों को रूम रेंट कैलकुलेट करने के लिए बोला हो ना, टोटल के वक्त ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। ये बस मैं एक कैलकुलेशन करके रख रहा हूँ आप लोगों को। अगर डिफरेंशियल रेट बोला रहेगा ना कैलकुलेट करो, तभी तुम लोगों को वो सारे चेंजेस करने हैं एक्स वाले। ठीक है, फिलहाल हम लोग नॉर्मल वाला सम सॉल्व करते हैं। 80 इंटू 365 इज 29,200 रूम डेज and 20 into 80% into 365 is equal to 5840 रूम डेज। सही है। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा टोटल 3540 रूम डेज। रूम डेज तक पहुंच गया अपन। नाउ लेट मी चेक द कैलकुलेशन। अगर मुझे रेंट कैलकुलेट करना है तो पहले तो कैलकुलेट करना पड़ेगा टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट में भी पहले आ जाएगा हमारा वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट की अगर बात करो तो वेरिएबल कॉस्ट इन्होंने बोला है 220 रुपीज़ एंड 350 रुपीज़। सर किधर से लाए? ये देखना इधर लिखा है 220 एंड 350। 220 पर रूम पर डे है तो मैं इसे 29,200। बच्चों, जो रेवेन्यू होगा ना रेंट मिलने वाला वो अलग अलग होगा, वो डिफरेंशियल होगा। कॉस्ट तो डिफरेंशियल नहीं होता है ना। कई बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, बोलते हैं सर ऊपर के कैलकुलेशन में तूने x और 1.5x लिया था सर। अभी बच्चों तभी मैं डायरेक्ट रेवेन्यू को डिवाइड कर रहा था, इसीलिए अभी तो मुझे कॉस्ट ढूंढना है। तो कॉस्ट ढूंढते वक्त उस 1.5x का कुछ भी यूज़ नहीं होगा। प्रीवियस सब में कॉस्ट वॉज गिवन और यहाँ पे कॉस्ट हम लोग ढूंढ रहे हैं। बी केयरफुल, ठीक है। अगर कॉस्ट ढूंढ रहे हो तो 1.5x 1.25x डिफरेंशियल रेट्स नहीं लेने हैं, वो रेट्स लेने हैं ओनली फॉर रेवेन्यू। दैट डिफरेंशियल रेट्स आर एप्लीकेबल वाइल कंप्यूटिंग रेवेन्यू, नॉट वाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट। रखो दिमाग में, ठीक है। इसका 5840 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें चेक करना पड़ेगा व्हाट आंसर वी आर गेटिंग। 220 इंटू 29,200 इज इक्वल टू 64,24,000। चेक करो अलॉन्ग विथ मी, प्लीज कैलसी पे चेक करना। आप लोगों का दूसरे का आंसर आया 20,44,000। सही है। चलो, इसके बाद आई एम रिकॉर्डिंग वन मोर थिंग एंड दैट इज माई फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट के भी दो रेट्स मेरे पास अवेलेबल है, दैट इज 120 एंड 250। 120 एंड 250 टू बी मल्टीप्लाइड बाई 29,200 एंड 5840। सारे रूम डेज से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 120 इंटू 29,200 इज इक्वल टू 35,04,000, 35,04,000 and 250 into 5840 is equal to 14,60,000। अभी बच्चे टेंशन में, सर क्या करने जा रहे हैं? कुछ नहीं यार, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ जो प्रीवियस सम में दिया था। अभी मुझे ढूंढना पड़ेगा इन सबको ऐड करके। सो टोटल कॉस्ट इज 1,34,32,000। इसमें हमें ऐड करना है प्रॉफिट, और प्रॉफिट ऐड करने के बाद आएगा टोटल रेवेन्यू। एज पर गिवन इंफॉर्मेशन कंपनी इज एक्सपेक्टिंग प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन रूम रेंट। प्रॉफिट 20, रेंट 100, इधर आया 80। आप लोगों को रूम रेंट कैलकुलेट करने के लिए बोला है, डायरेक्टली कैलकुलेट करो इन 200 डिवाइडेड बाई 80। आंसर इज 1,67,90,000। चेक करो ये आ रहा है क्या? सॉर्टेड होता है यार बच्चों। क्वेश्चन कंक्लूड करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे अगर इंटरप्रेट करना सीखो तो आराम से आंसर आ सकता है। एंड दिस आंसर इज गिवन हियर 16 लाख
1,67,90,000 आ गया आंसर. बट इट्स इन्फॉर्मेशन विच वॉज गिवन. नो, ये जो ऊपर का इन्फॉर्मेशन दिया था बच्चों, ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया था, 10th एंड 11th. उसमें से 10th वाला तो सॉल्व हो गया, 11th वाला क्या है चेक करते हैं. 11th वाला क्वेश्चन सेज रेंट चार्जेबल फॉर सिंगल एंड डबल बेडरूम. ये देखो, अगर आप लोगों को रेंट कैलकुलेट करना है, मतलब ये अमाउंट जो है वो आप लोग दो पार्ट में बाइफरकेट करोगे, बराबर है ना. इसे डिवाइड तो करना है आप लोगों को. सर किससे डिवाइड करना है, वही समझ में नहीं आता ना सर. अच्छा चलो, मैं दूसरा एक तरीका बताता हूँ. अगर तुम लोगों ने रूम डेज में वो एक्स वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया रहेगा तो क्या करे, इसको दो पार्ट में डिवाइड करे. पहला वाला पार्ट रहेगा आप लोगों का सिंगल रूम और दूसरा वाला पार्ट रहेगा आप लोगों का डबल रूम. यहाँ पे कर डालो. क्लासरूम में जब हम लोगों ने लेक्चर्स में ये सम सॉल्व किए थे, ऐसे ही तो किए थे. तो सिंगल का हमारा रूम डेज अवेलेबल है 29,200. देखो ऐसा भी किया जा सकता है. और डबल वाला जो है वो है 5850, 5840 इन शॉर्ट. चेक कर लो रूम डेज. अरे हाँ यार सर, इसे मल्टीप्लाई करना है मुझे एक्स से, और डबल वाला जो है 1.25x से. डायरेक्टली यहाँ पे भी तो आंसर आ सकता है यार. मतलब किसी भी तरीके से करो यार, तुझे आंसर वही मिलेगा. तरीका मैटर नहीं करता, तेरा जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो मैटर करता है. दिस इज गोइंग टू गिव यू 29,200x. 5840 into 1.25 is equal to 3175x. एक बार चेक करो, हैं ऐसा कैसा आया, कुछ भी ज़्यादा आएगा. 5840 into 1.25 is equal to 7,300x. alright, yes sir. इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास टोटल आ जाएगा. टोटल आ गया मेरा 29,200 प्लस 7,300 इज इक्वल टू 36,500x. 36,500x equals to 1,67,90,000, and therefore x will be 1,67,90,000 divided by 36500 is equal to x 460. आया एग्जैक्टली. अगर x 460 है तो मतलब निकलता है कि सिंगल बेडरूम जो है आपका, उसका रेंट पर रूम पर डे आया 460, और जो आपका डबल वाला रहेगा, दैट डबल वाला इज 1.25 टाइम्स ऑफ दिस, एंड दैट इज 575. चेक करो आंसर आ रहा है क्या. अरे हाँ यार सर, आंसर तो आ रहा है सर. सही है सर. तो चलो ये भी हो गया हमारा सम सॉल्व. देखते हैं ये वाले आंसर है क्या. 500 वगैरह कुछ नहीं है, आंसर जो है वो डी में है, सी. क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 यार बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन था. ये क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर दिया. मैंने दोनों तरीके फिर से इस सुपर 30 सीरीज में आपको बताए. एक तो इक्विवेलेंट नंबर लेके सॉल्व करो, या x एंड 1.25 1.5 जो रहेगा वैसे सॉल्व करो, आंसर तो वही आने वाला है. चलो और आगे बढ़ते हैं. आगे है एमसीक्यू नंबर 12 महीने में 12 तरीके से ढिंका चिका. अ ग्रुप ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज हैज डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश एन इंटेंसिव केयर यूनिट, ICU. The unit's capacity shall be 50 beds and 10 more beds if required. मतलब नॉर्मली ये 50 बेड में पेशेंट ऑक्यूपाई करते हैं. अगर सीजन आ गया पैंडेमिक जैसा तो और 10 बेड ऑक्यूपाई हो सकते हैं. आगे लिखा है, इट वॉज रिपोर्टेड दैट फॉर 200 days in a year 50 beds were occupied. For 105 days 30 beds were occupied, and for 60 days 20 beds were occupied. The hospital hired 250 bed days to accommodate flow of the patient. However, this does not exceeded the normal capacity of 50 beds on any day. मतलब नॉर्मल 50 बेड ऑक्यूपाई हो चुके हैं, और इन्होंने और 750 कैसे आया सर. 750 कैसे, 750 बेड नहीं है, 750 नहीं, 250 जो बेड डेज है ये बेड नहीं है, दिस आर बेड डेज. 250 तो इनका कैपेसिटी नहीं है यार. अगर देखोगे तो कैपेसिटी दिया है इनका 50, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एक्स्ट्रा का कितने लगेंगे यार, और 10. मतलब आप लोगों के पास 60 के ऊपर का बेड का कैपेसिटी नहीं है. तो इम्प्लाइड होता है कि जो 250 हायर किया है वो बेड नहीं है, वो बेड डेज है. However, this does not exceed the normal capacity of 50 beds on any day, and the total bed days for the year will be. सर हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है.
इनका कहना यह है कि नॉर्मली 50 यूज़ होते हैं, 50 के ऊपर 10 लगाए और उसका कैपेसिटी कभी भी एक्सेड नहीं हुआ, और जो कि हो ही नहीं सकता प्रैक्टिकली। आपको बोला है कैलकुलेट करो टोटल बेड डेज, तो अपने पास नंबर ऑफ बेड्स और नंबर ऑफ डेज होने चाहिए, जो है 50 बेड्स ऑक्यूपाइड बाई 200 डेज, 30 बेड्स वर ऑक्यूपाइड फॉर 105 एंड 20 बेड्स वर ऑक्यूपाइड फॉर 60 डेज। आपको 365 दिन का पूरा डिटेल दे के रखा है। तो आप लोग अगर सॉल्व करो तो यहाँ पे आ जाएगा 50 इंटू 200 10,000, 30 इंटू 105 3150, 20 into 60 1200 एंड इन एडिशन टू दैट और 250 जो क्वेश्चन में दिया है बेड डेज, वो भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। इन सबको अगर ऐड करो तो ऐड करने के बाद आपके पास टोटल आ जाएगा 14,600 एंड 14,600 का मतलब है बी इज द करेक्ट आंसर। वाओ, तो सर ये भी आ गया। मतलब यार आप लोगों को ना सिंपल वे में जो दिया है वो पढ़ना है और जो पूछा है वो उसमें से एक्सट्रैक्ट करना है। अकॉर्डिंग टू मी दिस वन इज द इजीएस्ट चैप्टर विथ मल्टीपल वैरायटीज। हर एक इंडस्ट्री अलग है। चलो और एक इंडस्ट्री का सम सॉल्व करते हैं। सर ये जाना पहचाना लग रहा है, जाना पहचाना। हाँ बाबू हाँ, हम लोगों ने कल का जो लेक्चर लिया था ना, कल का लेक्चर अगर आप लोगों को याद रहेगा, मैंने उसमें बोला था कि क्वेश्चन नंबर 1 है ना, तो खुद से ट्राई करो, बोला था मैंने। ये जो प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशंस जो है उसमें ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना SLS वाला, मैंने बोला था खुद से ट्राई करो। आशा करता हूँ हाँ किया रहेगा। अगर तुम लोगों ने किया रहेगा, सॉल्व किया रहेगा, तो सिमिलर क्वेश्चन MCQ फॉर्म में मैंने जानबूझ के इसमें कवर किया है ताकि आप लोगों को पता चले कि उस क्वेश्चन में एग्जैक्टली करना क्या था। सो एवरीथिंग विच वॉज पेंडिंग, पेंडिंग का मतलब है मैंने आउटसोर्स किया था तुम्हारे पास, तुम लोग करो। अगर किया रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं किया रहेगा तो अभी हो जाएगा। मतलब एवरीथिंग इज कवर्ड एंड वी आर सॉल्विंग इन वीडियो लेक्चर्स ओनली। कंसिडर द फॉलोइंग डिटेल्स टू आंसर क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14। बस लास्ट के 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपने को एक इंफॉर्मेशन दिया है विच सेज SLS इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड एंड ऑपरेट ट्रांसफर BOT है ना, बिल्ट एंड ऑपरेट 110 किलोमीटर्स हाईवे, लंबा हाईवे इन्होंने बनाया, और उसके ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर फॉर अ पीरियड ऑफ 25 ईयर्स। 25 ईयर्स यार, 25 ईयर्स इंटू 365 डेज, मतलब आप लोगों का जो टोटल रिकवरी होगा वो होगा 9125 डेज का पूरा कॉस्ट आप लोग 9125 डेज में रिकवर करोगे। सर कैसे आया सर? मैंने 365 डेज अ ईयर इंटू 25 ईयर्स किया, मतलब इतने दिन तुम लोगों का पैसे का रिकवरी चलने वाला है। सो दे बिल्ड and now they are operating the toll plaza to collect the revenue from the passing vehicle, and period of collection जिसे concession period बोला जाता है, concession period is 9125 days. A traffic assessment has been carried out to estimate the traffic flow per day का flow देके इन्होंने रखा है कि हर दिन 2 व्हीलर का 44,500 व्हीकल आपका हाईवे यूज करेगा, कार एंड SUVs जो है वो 3450 व्हीकल्स आएंगे, बसेस जो है 1800 चलेंगे, एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल्स जो है वो 816 चलेंगे। एस्टिमेटेड कॉस्ट देके रखा है। सर ये एस्टिमेटेड कॉस्ट कैसे आया रहेगा सर? एस्टिमेटेड कॉस्ट कैसे आया रहेगा टकले, यहाँ पे तो अपना एक्सप्लेनेशन देख ले। एस्टिमेटेड कॉस्ट कैसे आया रहेगा बता देता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पे टोटल कॉस्ट तो अपने का पास दिया हुआ है, डन। मैं अलॉन्ग विथ ICAI का फुल फ्लेज क्वेश्चन MCQ आप लोगों को बता रहा हूँ, उसमें 1120 ऐड कर कैलसी कर 114,495.25 प्लस 1120 लैक्स करोगे और हमारे MCQ के बुकलेट में आओगे तो आप लोगों को वही चीज़ दिखेगी जो तुम्हारे कैलकुलेटर पे चमक रही है। अरे हाँ यार सर, मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज कंप्यूटेड। ये जो टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है, ओके, ये हमने कंप्यूट कर दिया और इसे मैं कितने दिन में रिकवर करने वाला हूं उससे डिवाइड कर देता हूं। चलो पहले तो ये कॉस्ट है, मुझे तो कॉस्ट रिकवर करना ही है, लेकिन कॉस्ट के साथ साथ अपने को प्रॉफिट वगैरह भी तो रिकवर करना पड़ेगा। सो हैव पेशेंस, आगे भी बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द व्हीकल स्पेसिफिकेशन, व्हीकल का वेट, व्हीकल का साइज, टाइम सेविंग, इसके हिसाब से इन्होंने व्हीकल को अलग अलग वेट्स दिए हैं। वेट्स देने का मतलब होता है सबका टोल का रेट सेम नहीं रहेगा। रेट सेम नहीं रहेगा मतलब दिस इज रिलेटेड टू डिफरेंशियल रेट्स, और जब भी डिफरेंशियल रेट्स का सम आता है आप लोगों को इक्विवेलेंट वाला प्रोसेस दिमाग में आना चाहिए। मतलब से फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों का टोल का रेट X है,
टोल का रेट x है, तो आप लोगों का टू व्हीलर वाला जो है ना वो 0.05x ही देगा। आपका कार वाला जो है ना पूरा x नहीं देगा, वो आप लोगों को 0.2x देगा। आप लोगों का बस वाला जो है 0.3x देगा, और हैवी कमर्शियल व्हीकल वाला जो है वो 0.45x इतना आप लोगों को टोल देने वाला है। मैंने इक्विवेलेंट व्हीकल का वेटेज लिख लिया। इन्होंने पहले बोला है कैलकुलेट करो टोटल कॉस्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट पर डे बेसिस पे। यार पर डे बेसिस पे कैसे कैलकुलेट करें हम लोग? पर डे बेसिस पे कैलकुलेट करने के लिए सिंपल तरीके से आप लोगों को टोटल कॉस्ट को डिवाइड करना पड़ेगा टोटल डेज से। हमारा टोटल कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 115,615.25 लैक्स, सही है। दिस इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। हाँ, पूरे प्रोजेक्ट का कॉस्ट है। इसे आप लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ डेज से, जो अपन ने ढूंढा है 9125 से इसे डिवाइड कर दो, आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। एंड आंसर इज 12.67 लैक्स। 12.67 आ रहा है क्या? जरा चेक करो कैलसी पे। 12.67 आ गया, तो हमारा आंसर आ चुका है 12,67,000। आया, लैक्स में एक्सप्रेस कर दिया, खत्म हो गया। यार सर मस्त है, मस्त है, लेकिन इसमें बहुत बढ़िया सा पॉइंट जो कवर किया है वो है क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 14। इफ द कंपनी वॉन्ट्स टू अर्न अ प्रॉफिट, मैं फिर से दोहरा देता हूं, कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त डिफरेंशियल रेट का कुछ लेना देना नहीं होता है। रेवेन्यू कैलकुलेट करते वक्त डिफरेंशियल रेट को कंसीडर किया जाता है। कॉस्ट कंप्यूटेशन के वक्त डिफरेंशियल रेट्स आर ऑफ नो यूज, बट फॉर कंप्यूटिंग टोटल रेवेन्यू एंड इट्स per day, per month, whatever thing is asked to express that revenue, we are going to use this differential rate system. If the company wants to earn a profit of 15% on total cost, the toll fee to be charged for per vehicle of each type will be, हम लोग कितना टोल फी चार्ज करेंगे समझ लो पहले तो। 44,500 व्हीकल जो है वो आप लोगों को 0.05x का रेवेन्यू देंगे, बराबर है ना। 44,500 इंटू 0.05 करने के बाद मेरे पास आया 2225x। ये जो 3450 व्हीकल्स है ये आप लोगों को 0.2x रेवेन्यू देंगे। 3450 का 20% इज 690x रेवेन्यू मेरे पास आ जाएगा। 1800 व्हीकल्स आपको 0.3 का मतलब आप लोगों के पास 540x का आंसर आ जाएगा। और 816 व्हीकल्स आप लोगों को 0.45x का रेवेन्यू देंगे। 816 इंटू 45% इज 367.2x अप्रोक्सीमेटली। पहले तो इन सारे एक्सेस को ऐड कर देता हूं मैं। इट इज 3822.2, सही जा रहे हैं। इसने बोला कितना टोल कलेक्ट करना है, मतलब यार मुझे पैसेंजर के पास से, मतलब व्हीकल के पास से 115,615.25 तो करना ही है। इन एडिशन टू दैट 15% करना है, और इसे मैं डिवाइड कर देता हूं हमारे टोटल एक्स से 3822.2। सर मुझे एक बात नहीं समझी, आपने मुझे बताओ ये वाला 15% लाया कहां से? लिखा है रे 15% ऑन कॉस्ट। अगर ऑन रेवेन्यू होता ना तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे अपन, ऐसा करके, जो पहले के 2-3 सब में किया था। डन। तो हम लोग लेट्स कैलकुलेट 115,615.25 प्लस 15% का अमाउंट, और उसे डिवाइड करो 3822.2 से। आपके कैलकुलेटर पे आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 34.78 आ रहा है क्या? चेक करो, 34.78 आ रहा है। ओके, अगर इतना करते हो तो इतना करने के बाद प्रॉब्लम देखो क्या होता है, बता देता हूं आपको मैं, ठीक है। इस पूरे क्वेश्चन में होने वाली गलती जो मैं बताने जा रहा हूं वो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके सुनना। आप लोग ऐसे एग्जाम में करोगे 34.78 आएगा, ऑप्शन में देखोगे अरे 34.78 नन ऑफ द अबाउ करके आते हैं। बच्चों बहुत ही माइनर सा मिस्टेक आप लोगों ने किया, बहुत ही माइनर सा मिस्टेक आप लोगों से होता है, जो मुझे बताना था, इसीलिए मैंने दूसरे टाइप का कैलकुलेशन भी बताया। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आपने ये जो कैलकुलेशन किया ना 34.78, ये पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के लाइफ का कैलकुलेशन किया बच्चे, पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के लाइफ का कैलकुलेशन किया है सर। पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के लाइफ का कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है सर? लाइफ का मतलब 25 साल में जो होने वाला है उसका कैलकुलेशन तूने किया है। सर तुझे कैसे पता? क्योंकि द कॉस्ट विच यू हैव टेकन दैट कॉस्ट इज रिलेटेड टू द होल प्रोजेक्ट। ये पूरे प्रोजेक्ट का कॉस्ट तूने कंसिडर किया, समझ रहे हैं?
इन्होंने जो पूछा है वो पूछा हुआ चीज जरा देख लेना। उन्होंने बोला है यू शुड कैलकुलेट योर कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर डे, और पर डे बेसिस पे अगर आप लोगों को सॉल्व करना है तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग द गिवन कॉस्ट, एग्जाम में क्या क्या हो सकता है समझा आप लोगों को प्रॉब्लम, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ ये वाला सम डेलिबरेटली डिस्कस किया, क्योंकि मन ऐसा होता है ना कि यार सामने जो दिख रहा है वो लो, ऐसा करता है यार। अपना कंसेशनल कॉस्ट है कंसेशन पीरियड का 12,67,000। 12,67,000 में अगर ऐड करते हो 15% तो आपका टोटल रेवेन्यू आएगा, विच इज टू बी रिकवर्ड फ्रॉम, डिवाइड करो इसे 3822.2, तो आपके कैलकुलेटर पे आएगा अप्रोक्सीमेटली 381.207। सर ये जो आया ये क्या आया, ये आपके एक्स का वैल्यू आया। इस एक्स में से हमें 4 पार्ट में डिवीजन करना है। 5% पहला व्हीकल जो परसेंटेज ऊपर दिख रहे हैं, 20% सेकेंड कैटेगरी ऑफ व्हीकल, 30% थर्ड कैटेगरी ऑफ व्हीकल एंड 45% लास्ट कैटेगरी ऑफ व्हीकल। तेरे कैलसी पे जो 381.207 दिख रहा है ना, उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर 5% से, तेरा आंसर आ जाएगा 19.06 अप्रोक्सीमेटली। चेक करो। 20% डायरेक्टली करोगे तो आंसर आ जाएगा आप लोगों के पास 76.24। 30% is 114.36 and 45% is 171.54. Now kindly check the answers. These answers are covered in option number C. तो हमेशा याद रखो जब भी एक क्वेश्चन के ऊपर तो कनेक्टेड एमसीक्यूज वगैरह दिए रहेंगे ना, तो आप लोगों को हर व्हीकल के पास से, अभी देख लो ना, हर व्हीकल के पास से जो पहले कंप्यूटेशन किया था 25 साल में उतना कवर करने का तूने सोचा था। अभी हर व्हीकल 25 साल थोड़ी ना रोज वो तेरा हाईवे यूज करने वाला है, वो तो कभी कभी आएगा। तो व्हाट इज मोर अप्रोप्रिएट, पर डे बेसिस पे आपको जो डेटा दिया, सर पर डे बेसिस पे ही क्यों लिया, फिर से बता देता हूँ। ये जो ट्रैफिक वॉल्यूम दिख रहा है वो कौन सा वॉल्यूम दिख रहा है यार, डेली, एंड दैट इज व्हाई यू शुड एक्सप्रेस योर आंसर ऑन डेली बेसिस। और इसीलिए डेली बेसिस का कॉस्ट प्लस डेली बेसिस का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल डेली बेसिस का नंबर ऑफ व्हीकल। बच्चों ये डेली बेसिस है, ये डेली बेसिस है, तो तुम लोग थोड़ी ना कॉस्ट पूरे के पूरे लाइफ का लेके सॉल्व करोगे तो चलेगा। एवरीथिंग हैज टू बी एक्सप्रेस्ड ऑन डेली बेसिस ओनली, और इसीलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल रीडिंग द क्वेश्चन। नहीं तो कभी कभार आंसर नज़र के सामने रहता है, अपना उसमें से कुछ नहीं आता है या कोई और ही आता है और हम लोग उसे टिक करके आते हैं। दिस क्रिएट्स लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे हमारे सर्विस कॉस्टिंग के बहुत इंपॉर्टेंट वाले एंड बहुत ज़्यादा एग्जाम से रिलेट करने वाले इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आज के सेशन में कर दिए हम लोगों ने ख़त्म। Cost sheet is completed, ICAI module plus multiple choice question. Service costing is completed, ICAI module postmortem and आप लोगों का MCQ वाला सेशन। ऐसे ही मेजर टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट वाले MCQs जो है वो हम लोग सॉल्व करने जाने वाले हैं। बने रहिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी आप लोगों को लगता है अप्रिशिएट करने का मन करता है तो कमेंट कीजिए। एंड इफ़ यू कम अक्रॉस एनी क्वेरी देन प्लीज़ मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, or even you can follow me on LinkedIn. डॉक्टर योगेश पाटिल इज माई नेम, नाम तो सुना रहेगा।